हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग हर एक सप्ताह वीकेंड पे 10 स्टॉक्स की ओवरव्यू करते हैं, तो आज हम लोग आने वाले समय में जो भी थीम वर्कआउट कर सकती है उन सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला थीम है अफोर्डेबल हाउसिंग। यहाँ पर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जितने भी नए नए स्टार्टअप्स हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है वो सब सारे बड़ी सिटीज़ में या फिर मेट्रो सिटीज़ में हो रही है। तो वैसे में छोटे शहर या फिर गाँव से लोग बड़े शहर की ओर माइग्रेट करेंगे। जब लोग माइग्रेट करेंगे तो उन्हें वहाँ बड़ा घर नहीं चाहिए, उन्हें वहाँ पे छोटे छोटे घर चाहिए, जैसे कि 1 BHK 2 BHK 3 BHK या उससे ज़्यादा का घर वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में यहाँ पर उन प्लेयर्स को यहाँ पर बेनिफिट हो सकती है जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी टिकट साइज़ घर की कम होगी वही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे कि HDFC है, AB कैपिटल है, चोलामंडलम फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जो छोटे टिकट साइज में खासकर लोगों को टारगेट करते हैं ऐसे कंपनी बहुत कम है, और हमें आज वैसे ही 2 कंपनी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल बेसिकली NCR रीजन में काम करती है और ये बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करती है। वहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे घर वाले प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया है और इसे काफ़ी तेज़ी से नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अभी भी जो छोटे शहर या फिर गांव से जो भी लोग जा रहे हैं दिल्ली रीजन में, तो उन्हें छोटे छोटे घर की ज़रूरत है। बहुत सारे वजह है। पहला है कि लोग अभी शादी भी कम कर रहे हैं, और शादी कर भी रहे हैं तो फिर आने वाले समय के लिए बच्चे की परवरिश के डर से अभी वो अपना फैमिली भी नहीं बसा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें बड़े घर की ज़रूरत नहीं होगी, और साथ में रियल एस्टेट की दाम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी वो उतने बड़े घर अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अभी छोटे छोटे घर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इसकी जो पी रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ पे जस्टिसेबल नहीं है क्योंकि पी रेशियो जो होती है वो कंपेयर में होता है, और यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 2000 का जो प्राइस है वो आराम से टच करेगा 6 महीने से 1 साल के अंदर में। और सिग्नेचर ग्लोबल के बाद मैंने यहाँ पर दूसरे जगह पे रखा है सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल जो पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से था, ये कंपनी पहले से काफ़ी बेहतरीन हुई है। इसने अपना मैनेजमेंट को चेंज कर दिया है और अपना नाम भी चेंज कर दिया है, और अभी ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। ये अपने बुक वैल्यू से भी लगभग आधे दाम पे ट्रेड कर रही है, और ये भी बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग में है। ये भी जो लोन बांटती है इसका टिकट साइज काफ़ी कम है, तो आप सम्मान कैपिटल को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा थीम आता है वो है एयर कंडीशनिंग का। अभी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे लोग AC की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जो भी आदमी जो पहले कूलर यूज करता था अचानक से अगर वो AC यूज कर लिया तो वापस दोबारा कूलर पे नहीं जाएगा, भले उससे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़े। उसका वजह है कि कौन हमेशा पानी डालेगा, कौन वहाँ पे मेंटेनेंस करेगा। कूलर यूज करने से मच्छर की समस्या भी होती है, तो इन सारे प्रॉब्लम से वो एक ही बार में दूर हो सकता है। तो वो बेसिकली वो AC ही यूज करेगा। तो जो लोग भी एक बार AC यूज कर लिए वो दोबारा पंखे में या फिर कूलर में नहीं जाएंगे। पंखे तो खैर मैंडेटरी हो गई AC के साथ, लेकिन वो कूलर में दोबारा नहीं जाएंगे। तो ऐसे में एयर कंडीशनर की डिमांड जो है लगातार बढ़ते ही जाएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एयर कंडीशनर के बारे में बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे वो चीज़ों के बारे में बात करनी है जिससे एयर कंडीशनर बना होता है, जैसे कि कंप्रेसर हुआ, उसके अंदर जो भी गैसेस भरी होती है वो हुआ, और जो भी अंदर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहला कंपनी चूज किया हूँ वो है SRF। हालांकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये AC के लिए गैसेस भी बनाती है। हालांकि AC की गैसेस बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि नवीन फ्लोरिन है, SRF है, नियोजिन है, गुजरात फ्लोरोकार्बन है। लेकिन मुझे लगता है कि SRF में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और एक कई सालों से लगातार कंसोलिडेशन फेज में। हाँ, उससे पहले यहाँ पे रैली भी आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अब ब्रेकआउट पोटेंशियल काफ़ी दिख रहा है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब एयर कंडीशनिंग में जो दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो है इंगरसोल रैंड। इंगरसोल रैंड बेसिकली कंप्रेसर बनाती है, और इसकी कंप्रेसर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। AC किसी भी कंपनी को हो, बेसिकली वो कंप्रेसर इंगरसोल रैंड का ही यूज करता है, और इसी वजह से यहाँ पे इसके जो शेयर प्राइसेस है 1 साइडेड रैली की है। हालांकि इसकी ग्रोथ अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसके जो शेयर है आपको 10,000 के आसपास में मिलेगी, लेकिन ये मुझे लगता है कि 1 से 2 साल के बीच में आपको समय देना पड़ सकता है। अब इसके बाद जो तीसरी थीम है वो है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर अभी इतनी ज़्यादा डिमांड में इसलिए है क्योंकि लोगों का लाइफ स्पेन बढ़ रहा है, और जब लाइफ स्पेन बढ़ेगा तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हो सकती है। तो वैसे में उन सारे कंपनी को बेनिफिट होगी जो अपनी सर्विसेज को लगातार अच्छी बना रहे हैं, रोबस्ट बना रहे हैं, और कम हरासमेंट वाली बना रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि पूरे दिन लोगों को हॉस्पिटल में चक्कर काटने पड़ते थे अपना ये इलाज कराने के लिए या फिर अपना डायग्नोस्टिक कराने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो बहुत ही कम टाइम में अच्छा खासा डायग्नोसिस करके दे देते हैं। तो हेल्थ केयर में बेसिकली 2 तरह के सर्विसेज होती है। पहला है डायग्नोस्टिक,
और दूसरा होता है हेल्थ केयर सर्विसेज। तो डायग्नोस्टिक में मुझे लगता है कि विजय डायग्नोस्टिक है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। इसकी जो डायग्नोस्टिक चेन है वो पूरा इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा लाल पैथ लैब भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे विजय डायग्नोस्टिक में ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। और दूसरा जो हेल्थ केयर में है वो है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जिसे लोग मेदांता भी बोलते हैं। इसकी भी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे फ्रेंड जो मेरे नोएडा में, हरियाणा में है, वो कहते हैं कि वहाँ पर सर्विसेज इतनी अच्छी है कि अगर आपकी इलाज हो गई, आप ठीक हो गए, तो आपको ज़्यादा दिन के लिए वहाँ बेड नहीं रहने देता। वो लोग उसे भेज देते हैं पेशेंट को। ऐसा नहीं कि पेशेंट को रख के और उससे काफ़ी पैसा वसूला जाए, ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट पेशेंट आता है। तो वहाँ पे सर सर्विसेज ज़्यादा वो लोग अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि बेड कभी खाली रहती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड है, ये काफ़ी अच्छा कर सकती है। और ओल्ड एज पॉपुलेशन वाले जो भी है वो भी ग्लोबल हेल्थ को वहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जो मेडिकल इंश्योरेंस जो जिस तरह से बढ़ रहा है, तो जब भी लोग क्लेम करना चाहेंगे तो अच्छे हॉस्पिटल में ही जाएंगे, वो छोटे मोटे हॉस्पिटल में अपना क्लेम नहीं कराएंगे। तो ऐसे में जो है वो ग्लोबल हेल्थ मुझे यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। और हम चौथा सेक्टर में आते हैं, वो है पेंट सेक्टर। अब पेंट सेक्टर आप लोग को माइंड में बिल्कुल आएगा कि अभी तो चल नहीं रही है, फिर आप इसे क्यों लिया। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चल रही तो ये सेक्टर, ये थीम वर्कआउट नहीं करेगी। अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। अभी तो बहुत सारे घर बन रहे हैं, घर बनेंगे तो उसमें पेंट होगी। हाँ, लेकिन अभी ग्लोबल में इंडियन मार्केट में एक ऐसा प्लेयर आया है जिसकी वजह से अभी बाकी जो भी इंडियन पेंट कंपनी है वो थोड़ा डैमेज हुई है, वो है ग्रासिम इंडस्ट्री का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रासिम इंडस्ट्री के आने से सारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी या फिर पेंट सेक्टर डाउन हो जाएगा। पेंट सेक्टर में डिमांड बहुत है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे जो पेंट सेक्टर है वो मल्टीबैगर हो सकती है। तो इसमें मैंने सबसे पहले चुना है वो है सिरका पेंट। इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बेसिकली लोग एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलेक के बारे में बात करते हैं, इंडिगो के बारे में बात करते हैं, एक्जो नोबेल के बारे में बात करते हैं, लेकिन सिरका पेंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो सिरका जो पेंट है वो सारे डायमेंशन में काम करती है, और खासकर ये वुड कोटिंग में ज़्यादा काम करती है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, और कंपनी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और मैंने इसमें दूसरा लिया एशियन पेंट। एशियन पेंट अभी कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी से गिरा है। ये लगभग 3600 से 2300 में आ गया, मतलब 1/3 गिर गया है। और लोगों का कहना है कि ग्रासिम इंडस्ट्री के आने से मार्केट में जो पेनिट्रेशन एशियन पेंट की थी वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या इतनी कम हो जाएगी कि 1/3 कम हो जाए? इतनी भी एशियन पेंट बुरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ही रीजनेबल वैल्यू पे मिल रही है। अगर इसमें आप टाइम दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक साल में ये 50% देने की कैपेसिटी रखती है। अभी ये चूँकि काफ़ी बेरिस है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत सालों से लोग प्रॉफिट में नहीं होंगे, लगभग 4-5 सालों से। तो और अगर एक बार भी इसने क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे दिया, जिसका मुझे पूरा भरोसा है, तो फिर ये जो 2300 में दिख रही है आपको 3000 के ऊपर ही दिखेगी। अब मैं पांचवा थीम के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज तक एक बार भी रैली नहीं आई। मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट इसमें जानबूझकर इसके रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छा दिखाने नहीं देता है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे एक मल्टीबैगर पोटेंशियल वाली एक कंपनी दिखती है वो एजुकेशनल सेक्टर में, और वो है ग्लोबल एजुकेशन। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया, तो मुझे इसमें दिखता है कि इसकी बिजनेस सॉलिड है, इसके फाइनेंशियल्स भी सुपर्ब है, और ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और इसके चार्ट पैटर्न भी ऐसा है कि अभी काफ़ी सपोर्ट में काम कर रही है, सपोर्ट जोन पे है, और इसके रिजल्ट्स लगातार अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, और एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। अब लास्ट में मैं बात करूंगा सिल्वर के बारे में। तो इतना मैंने जो भी स्टॉक्स के बारे में बताया, उसके बाद मैं चाहूँगा मैं सिल्वर के बारे में बात करूँ। हाँ, मेरी एक्सपर्टीज़ थोड़ी कम है कमोडिटीज़ के बारे में, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि अभी बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्री है, खासकर रसिया, चाइना, ये सब बेसिकली सिल्वर अभी खरीद रहे हैं। पहले लोग गोल्ड खरीदते थे, कंट्री भी गोल्ड खरीदती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे अभी जो कंट्री है वो सिल्वर खरीद रही है। उसका यहाँ पे 2 रीज़न है। पहला तो ये कमोडिटीज़ है, और ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेजिंग करती है, लेकिन साथ में इसका इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न डिफेंस, ये सारी जगहों पे सिल्वर की यूज काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर जो होगा वो 2025 का किंग हो सकता है, ये गोल्ड को पछाड़ सकता है। हालांकि गोल्ड के बारे में ज़्यादा हाइप है कि बोला जा रहा है कि कुछ दिनों में 1 लाख टच कर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिल्वर जो है वो इससे भी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि मैंने जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में बात की या सिल्वर के बारे में बात की, इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे बेसिकली थीम्स स्टॉक्स की बात कर रहा था कि कौन कौन सी थीम्स है जो वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से शेयर है जिससे इसमें बेनिफिट मिल सकती है। थैंक यू।